शक्तियों से पंख बनाने में कामयाब हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि खुद की शक्तियों के पंख बनाकर उड़ना हर किसी योद्धा का सपना होता था। तभी हवा में उड़ते यांको ने सभी लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग खुद तुम्हें वहां ले जाएंगे, इसलिए फिक्र मत करना। इतना कहकर यांको के इशारा करने पर जमीन पर आराम करते चील भी एक झटके में पंख फड़फड़ाते हुए हवा में ऊपर आने लगे। तभी अचानक ध्रुव को नीचे से किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुव वेरा, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना, और अगर तुम लोग अंदरूनी हिस्से में बहुत अच्छे से ट्रेन करोगे तो वो तुम्हें छुट्टी भी दे देंगे। इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव और इरा ने अपनी नजरें नीचे करते हुए देखा कि वो आवाज मैडम जुबैदा की थी, जो फिलहाल अपना हाथ लहराते हुए उन्हें अलविदा कह रही थी। वहीं उनके साथ इस वक्त सानवी, सनी और काव्या भी खड़े थे, जो ध्रुव और इरा को अलविदा कहने के लिए आए थे। फिर जैसे जैसे चील अपने पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे तो नीचे खड़े लोग काफी छोटे दिखने लगे, और आखिर में जब सभी चील हवा में ऊपर उठ गए तो उन पर बैठे स्टूडेंट्स ने देखा कि ऊपर से पूरी एकेडमी को अच्छी तरह से देखा जा सकता था। उसके बाद सभी चील अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे एकेडमी के दूसरे छोर पर जाने लगे, जो फिलहाल कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। और सभी चीलों के आगे यांको और उनके साथ के 3 बुजुर्ग उड़ रहे थे, जो चारों तरफ से स्टूडेंट्स को बचा कर रखे हुए थे। दूसरी ओर ध्रुव ने जैसे ही देखा कि रक्षा एकेडमी उसकी नजरों से गायब हो गई थी तो उसने कुछ सोचते हुए इरा से कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि रक्षा एकेडमी का अंदरूनी हिस्सा उसके अंदर क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एकेडमी के पीछे के पहाड़ों में है। इस पर इरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ऐसा कहा जाता है कि अंदरूनी हिस्से का राज एक बहुत बड़ा राज है ध्रुव। यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स अंदरूनी हिस्से से बाहर आते हैं वो भी उसका पता भूल जाएं, अगर उन्हें लाने ले जाने के लिए इन चीलों का इस्तेमाल ना किया जाए तो। इतने में ध्रुव ने पास ही खड़े लीजा और बाकियों की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर इस अंदरूनी हिस्से में ऐसी क्या खास बात है। ये कहकर ध्रुव उनसे थोड़ी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि हेडमास्टर यांको ने उन्हें एक साथ जानबूझकर किया था। इसलिए बेहतर होता अगर वो सभी अपने बीच की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते। वहीं ध्रुव का सवाल सुनकर लीजा ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा, और उसके दिमाग में भी फिलहाल वैसे ही ख्याल चल रहे थे जैसे कि इस वक्त ध्रुव के दिमाग में थे। यही सोचकर लीजा ने उसे जवाब दिया, सच कहूं तो दादाजी ने मुझे अंदरूनी हिस्से के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी कोई स्टूडेंट उस हिस्से के अंदर जाता है तो बाहर आने के बाद उसकी शक्तियां पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इतने में बिजोरा ने भी उन दोनों को बात करते देख ध्रुव को जवाब दिया, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, और सच कहूं तो मैं ऐसी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। जाहिर सी बात है कि बिजोरा को सिर्फ मुकाबलों से मतलब था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ब्लैक कॉर्नर के लोगों को ढूंढने और उन्हें मारने में लगाया था। ये ब्लैक कॉर्नर के वो लोग थे जो चोरी छुपे या जोर जबरदस्ती से एकेडमी की सीमा के अंदर आ जाया करते थे। ऐसे में बिजोरा को कहाँ अंदरूनी हिस्से का ख्याल आता। तभी ईशान ने पलटकर ध्रुव को जवाब दिया, तुम्हारा सवाल भी कितना बेवकूफी भरा है। एक बार हम वहां पहुंच जाएं, फिर तुम्हें उस हिस्से के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे तो ईशान को अंदरूनी हिस्से के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन वो ध्रुव को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा था। वहीं ध्रुव ने ईशान की तरफ एक नजर देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए आगे कुछ नहीं कहा। दरअसल वो समझ गया था कि भले ही बाकी दोनों उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ईशान तो ऐसा हरगिज नहीं करने वाला था। यही सोचकर ध्रुव ने अपनी नजरें उससे अलग करते हुए अपने सामने के पहाड़ों और पेड़ों की तरफ देखा। इसके साथ ही ध्रुव के दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या अंदरूनी हिस्से में ही दिल बहार दिव्य रोशनी थी। वहीं दूसरी ओर अलग अलग तरह के पेड़ों से बना वो इलाका तरह तरह के तिलस्मी जानवरों से भरा हुआ था। वैसे तो इतनी ऊंचाई से वो तिलस्मी जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हर थोड़ी देर में कुछ जानवरों की शक्तियां बाहर निकल कर आ ही जाती थीं। लेकिन वो शक्तियां यांको और बाकी बुजुर्गों की शक्तियों से घबराकर वापस लौट जाती थीं। मगर ये हर बार नहीं होता था। दरअसल तिलस्मी जानवर उस बड़े से पहाड़ में इतनी ज्यादा तादाद में फैले हुए थे कि हर आधे घंटे में कोई ना कोई जानवर चीलों पर हमला करने की कोशिश जरूर करता, और ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका बचता था उनसे निपटने का, और वो तरीका था तिलस्मी जानवरों से मुकाबला करना। यही सोचकर यांको और बाकी बुजुर्ग सभी स्टूडेंट्स के सामने ताकतवर तिलस्मी जानवरों से लड़ने लगते, और बुजुर्गों की ताकत को देखकर सभी स्टूडेंट्स के मुंह खुले के खुले रह जाते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी बुजुर्ग अपना हाथ लहराते तो आसमान में से बिजली जैसी शक्ति निकलकर सीधे जानवरों पर हमला करने लगती। इसके तुरंत बाद ध्रुव और बाकियों को एक धमाके की आवाज सुनाई देती, जिसमें वो तिलस्मी जानवर पूरी तरह से फटकर नीचे गिर जाते। फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते रहे तो अलग अलग तरह के तिलस्मी जानवर उन पर हमला करते रहे। कभी कोई जानवर आगे से हमला करता तो कभी कोई पीछे से, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा एक भी तिलस्मी जानवर नहीं था जो यांको और बुजुर्गों पर जोरदार हमला करने में कामयाब हुआ हो।
इस दौरान ध्रुव और बाकी सभी लोग अपने अपने चीलों पर बैठे रहे। उनके चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी हैरानी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तिलिस्मी जानवरों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। वहीं वो तिलिस्मी जानवर कोई मामूली जानवर नहीं थे और उनकी शक्तियों से साफ समझा जा सकता था कि वो शायद वहां मौजूद स्टूडेंट्स जितने ही ताकतवर थे। लेकिन बुजुर्गों के हाथ लहराने पर वो ताकतवर तिलिस्मी जानवर लाल रंग के कोहरे में गायब होते नजर आते थे। यही सब देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब मेरी समझ में आया कि आखिर ये बुजुर्ग हमारे साथ क्यों चल रहे हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इस पहाड़ के आसपास इतने खतरनाक और ताकतवर तिलिस्मी जानवर भी मौजूद होंगे। अगर गलती से भी हम लोगों को चलकर अंदरूनी हिस्से में जाना होता, फिर तो शायद ही कोई स्टूडेंट जिंदा बचकर वहां पहुंच पाता। भले ही बाकी स्टूडेंट्स को तिलिस्मी जानवरों का अंदाजा नहीं था, लेकिन ध्रुव को पहले ही महसूस हो गया था कि उसके आसपास रैंक 5 के तिलिस्मी जानवर भी मौजूद थे, और ये सिर्फ ध्रुव को उसकी लाजवाब अंदरूनी शक्तियों की वजह से महसूस हो पाया था। लेकिन जो तिलिस्मी जानवर इस रैंक तक पहुंच जाया करते थे, वो महज किसी जानवर की तरह नहीं रहते थे, बल्कि उनके अंदर किसी इंसान जैसी समझदारी आ जाया करती थी। यही वजह थी कि ऐसे जानवर यांको और बाकियों पर अंधाधुंध हमला नहीं करते थे, और सभी के लिए ये अच्छी बात थी कि ऐसे ताकतवर और ऊंचे रैंक के जानवर भी समझदारी से काम ले रहे थे। नहीं तो अगर वो जानवर भी पागलों की तरह हमला बोलने लगते, फिर तो यांको और बाकी तीनों शक्ति सम्राट बुजुर्गों को भी बड़ी मुश्किल हो जाती, और तो और शायद बहुत से स्टूडेंट्स सही सलामत अंदरूनी हिस्से में पहुंच भी नहीं पाते। फिर सभी लोगों ने अपनी उड़ान जारी रखी और यांको और बाकी बुजुर्ग लगातार तिलिस्मी जानवरों से स्टूडेंट्स को बचाते गए। उसके बाद ये सिलसिला अगले घंटे भर तक तो जारी रहा, जिसके बाद आखिरकार सभी चीलों की उड़ने की रफ्तार धीमी होने लगी। वहीं जैसे ही ध्रुव ने महसूस किया कि चीलों की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी धीमी हो गई थी, तो उसने धीरे से अपने आसपास नजर घुमाई। लेकिन ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया कि उसके चारों तरफ अभी भी हरियाली ही दिखाई दे रही थी और नीचे एक बहुत बड़ी खाई थी। इस जगह पर अंदरूनी हिस्सा तो छोड़ो, एक इंसान का भी नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में ध्रुव ने इरा की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, इरा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी अचानक सभी को यांको की तेज आवाज सुनाई पड़ी, नीचे उतरना शुरू करो। इसके साथ ही यांको ने अपने शरीर की ढेर सारी शक्तियों को धीरे धीरे वापस अंदर करना शुरू किया। इस दौरान उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उन्होंने अपना हाथ लहराते हुए सभी चीलों को नीचे उतरने का इशारा किया। इतने में यांको का इशारा देखकर सभी चीलों ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए सीधे खाई में उतरना शुरू किया। वहीं चीलों ने तेजी से नीचे उतरते हुए ये पक्का किया कि किसी भी स्टूडेंट को चोट ना लगे। खाई में उतरते उतरते जैसी जमीन दिखाई थी, तो सभी स्टूडेंट्स हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें आसपास कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी। इतने में लीजा के सब्र का बांध टूट गया और उसने यांको की तरफ देखकर सवाल किया, ये कौन सी जगह लेकर आए आप हमें? प्लीज अब ये मत कहिएगा कि अंदरूनी हिस्सा यहीं पर है। वैसे तो ये सवाल सभी के जहन में चल रहा था, लेकिन लीजा के अलावा कोई और ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। और फिर जैसे ही लीजा ने सवाल किया, तो सभी ने अपनी नजरें यांको की तरफ करते हुए उनके जवाब का इंतजार किया। और सभी लोगों के चेहरों की हैरानी को देखकर यांको ने मुस्कुराते हुए लीजा के सवाल का जवाब दिया, रुको भाई, अंदरूनी हिस्से में जाना इतना भी आसान नहीं है। इतना कहकर यांको तकरीबन 10 कदम आगे बढ़े और फिर अचानक से उनके कदम थम गए। उसके बाद जैसे ही यांको ने अपने हाथ हवा में लहराए, तो उनके हाथों से शक्तियां निकलकर हवा में फैलने लगी। इस अजीब से नजारे को देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ने देखा कि जैसे ही यांको के हाथ से वो शक्तियां निकली, तो अचानक से अजीब बुलबुलों की दीवार दिखाई देने लगी। फिर वो बुलबुलों की दीवार जोर से हिलने लगी और सभी के सामने एक चांदी के रंग का बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा तकरीबन 70 से 80 फीट ऊंचा था, जो पलक झपकते ही वहां दिखाई देने लगा। वहीं इस नजारे को देखकर ध्रुव और बाकी सभी लोग दंग रह गए। जाहिर सी बात है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एकेडमी का एक हिस्सा इतने खुफिया तरीके से छुपा कर रखा जाएगा। इतने में वो चांदी के रंग का दरवाजा धीरे धीरे सभी की नजरों के सामने खुलने लगा, और वो दरवाजा जैसे ही खुला, तो सभी ने देखा कि उसके पीछे एक बड़ा सा घना जंगल था, जो एकेडमी के बाहरी हिस्से से लगे जंगल जैसा ही था। तभी यांको ने एक बार फिर सभी को इशारा करते हुए कहा, चलो सभी लोग मेरे पीछे आओ। और इतना कहकर यांको तुरंत उस बड़े से चांदी के रंग के दरवाजे से अंदर जाने लगे। वहीं उनका आदेश सुनकर उनके पीछे तकरीबन 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स चुपचाप चलकर दरवाजे के अंदर चले गए, और इस वक्त सभी के चेहरे की हैरानी बरकरार थी। इस दौरान ध्रुव उस दरवाजे से अंदर नहीं गया, बल्कि वो तो चुपचाप पीछे खड़े होकर उस बड़े से दरवाजे को गौर से देखे जा रहा था। उसके बाद ध्रुव ने अपनी नजरें नीचे करते हुए उस जंगल की तरफ देखा जो दरवाजे के अंदर था। पर तभी ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि उसे इस वक्त अंदर जाने वाला कोई भी स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं स्टूडेंट्स को इस तरह अचानक से गायब होता देख ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा, बाप रे, ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अजीब मालूम होती है। ये कहते वक्त ध्रुव